नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव हुए और चुनाव में बहुमत के साथ बीएनपी नजर आई। अब सवाल ये है कि बीएनपी के बहुमत आने से और सत्ता में आने से हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, बांग्लादेश में क्या परिवर्तन आएंगे और बीएनपी के जीतने से किसको मौका मिल सकता है प्रधानमंत्री बनने का, कौन हो सकता है पीएम फेस, इस पर हम बात करेंगे। शैलेंद्र जी, शुरुआत इसी से कि बीएनपी के इस बड़ी जीत को आप कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश देखिए, में? जाहिर तौर पर ये एक बड़ी जीत है बीएनपी के लिए और रिटर्न टू पावर है आफ्टर करीब 15 सालों के बाद, जब इन बिटवीन अवामी लीग का रूल था और 2024 के मिड में हमने जो अपराइजिंग देखी, वहाँ पर एक जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और अवामी लीग के खिलाफ खूब कार्रवाई हुई और बहुत ज़्यादा उनके लीडर्स के खिलाफ उनको जेल में डाला गया। बहुत से जो उनके नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसे में बीएनपी का जीतना लगभग तय था, लेकिन कंपटीशन जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। एक तरफ बीएनपी है कि उनके पास हालांकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल फैक्टर भी था, क्योंकि इसी बिटवीन जो है जो खालिदा जिया हैं, तारिक रहमान की जो मदर है, उनका देहांत हो गया, जिसके बाद एक ऐसा फैक्टर साथ में जुड़ा, इमोशनल फैक्टर जुड़ा, जिसका कहीं ना कहीं फायदा बीएनपी को हुआ। लेकिन साथ ही साथ तारिक रहमान इससे पहले कई सालों तक लंदन में थे और उनकी वापसी अभी दिसंबर में ही हुई थी। तो ऐसे में बीएनपी का लौटना लगभग तय था। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से जमात को इस बार भले ही अपोजिशन में बैठने का मौका मिलेगा, पहली बार होगा कि बांग्लादेश में जमात जो है वो विपक्ष में बैठेगी, लेकिन सत्ता के तौर पर बीएनपी जो है वो रूल करेगी। और साथ ही साथ जो तारिक रहमान है, लगभग माना जा रहा है उनका नाम तय है, तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनको लेकर ही आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उनको बधाई दी गई है, बधाई संदेश दिया गया। और उस अगर आप पोस्ट ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश की जो बहुआयामी संबंध है उनको मजबूत करने की दिशा में दोनों देश मिलकर आगे काम करेंगे। यानी हम इसे पॉजिटिव संकेत समझ सकते हैं कि पीएम फेस जो होंगे वो उसका असर भारत पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है, क्या ऐसा है? देखिए, अगर हम इसको गहराई से देखें, पहली बात तो ये कि पिछले जो लगभग 1.5 साल है जब से यूनुस की सरकार वहाँ पर आई है, यूनुस सरकार के रहते हुए जो जमात है, जो वहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल्स हैं, उनको खुली छूट दी गई। भारत विरोधी नैरेटिव तैयार किया गया। उस्मान हादी की जब मौत हुई थी दिसंबर के महीने में, उसके बाद ना सिर्फ वहाँ के अखबारों को, प्रथम आलो, डेली स्टार को निशाना बनाया गया, बल्कि जो भारतीय कॉन्सुलेट है उसको भी निशाना बनाया गया, जिसको लेकर कई बार ये सवाल खड़े हुए कि जो भारतीय डिप्लोमेट्स, जो भारतीय राजनयिक वहाँ पे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया। और रिसेंटली जो ये हुआ है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स की जो फैमिलीज बांग्लादेश में रहते हैं उनको वापस बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षित माहौल नहीं था। तो जो ये पूरा 1.5 साल का टेन्योर रहा है, ये भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और इसमें यूनुस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं हुई। उन्होंने उनको खुली छूट दी। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर ये एक राहत की बात है कि वहाँ अगर बीएनपी आती है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मजबूत होगा और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये अच्छा कदम हो सकता है। अगर हम बात करें बीएनपी की, अगर बात करें तारिक रहमान स्पेसिफिक की, तो तारिक रहमान का ये कहना है कि हमारे लिए यानी कि बांग्लादेश के लिए न दिल्ली न रावलपिंडी बल्कि ढाका यानी कि बांग्लादेश ही प्राथमिकता रहेगा। वो किसी एक देश की तरफ उनका रुझान नहीं होगा, ऐसा तारिक रहमान कह चुके हैं। भारत के लिए भी अच्छी बात यह है कि जो संबंधों में जो खटास आई थी पिछले लगभग 1.5 सालों के अंदर, उसको सुधारने का और उसको वापस पटरी पर लाने का एक मौका होगा। अच्छा, इसी पर एक सवाल और मेरा तारिक रहमान को लेकर कि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां रहने वाली हैं। पहला तो बांग्लादेश में ही माहौल थोड़ा सुधारने का, जो अभी इस वक्त माहौल बांग्लादेश का बना हुआ है। दूसरा ये कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उस देश को ठीक करने की नहीं होगी, बल्कि आस पड़ोस के देशों से भी आप अच्छे रिलेशंस रखना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और मौजूदा समय में बांग्लादेश को लेकर जो माहौल बना हुआ है हमारे देश में कि हिंदू सुरक्षित नहीं है वहाँ पर, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। एक महीने में 3-3, 4-4 हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है। तो इसको सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा तारिक रहमान को, क्या ये पॉसिबल उनके लिए हो पाएगा? अंशिका, आपने एक वाइड रेंजिंग क्वेश्चन पूछा है। अगर हम इसको ब्रेकअप करें इसका, तो पहला ये कि जो चैलेंजेस है तारिक रहमान के सामने वो ये है कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना ने कुछ अच्छे कदम उठाए थे और बांग्लादेश को एक कपड़ों की, टेक्सटाइल्स की एक बड़ी फैक्ट्री बना दिया था। पूरे बांग्लादेश में बहुत से ऐसे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं जहां पर पूरे दुनिया में वो उसका माल जो है एक्सपोर्ट होता है। तो
उसको वापस उधारने में सबसे बड़ा चैलेंज है रिफॉर्म्स का। जिस बात को लेकर वहाँ पर लोग सड़कों पर थे, जो वहाँ पर युवा जो सड़कों पर थे, जिसके बाद मांग की गई कि शेख हसीना को हटाया जाए और रिफॉर्म्स लेके आए, वो रिफॉर्म्स यूनुस सरकार लेकर नहीं आ पाई है। उनके पास इतने पावर्स भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे उन्होंने जो कुछ भी किया वो शेख हसीना के खिलाफ जो भी कोर्ट की कार्रवाई हुई वो सब शेख हसीना के खिलाफ वो कार्रवाई की गई। लेकिन अब तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे रिफॉर्म्स लेके आएँ, कैसे वो जॉब्स क्रिएट करें, बांग्लादेश को इस हालत से आर्थिक स्थिति उसकी बेहतर की जाए। अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो तारिक रहमान ने अपने मैनिफेस्टो में भी और इससे पहले जो उनके बयान भी सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो सुरक्षा को लेकर जो भी कानूनी ज़रूरतें होंगी, कानून को मजबूत करना होगा, उस दिशा में कदम उठाएंगे। आपको याद होगा दीपू चंद्र दास की बात करें या रिसेंटली अभी एक राइस फैक्ट्री के ओनर व्यापारी की जो हत्या उनकी दुकान में जाके कर दी गई थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिंदा जलाया गया एक व्यक्ति को, बाद में उनकी मौत होगी। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते चले गए और माइनॉरिटीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक राहत की बात हो सकती है बांग्लादेश में। हमारे देश के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनसे सामंजस्य बैठा के चले, ना केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी। लेकिन जब इस तरह के माहौल रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी चुनौती है रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की। देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत पुराने हैं। हालांकि जब हमने देखा, जब शेख हसीना की सरकार वहाँ पर थी, तो शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ मिलकर बहुत ऐसे जो जटिल मुद्दे थे उनको सुलझाया है। चाहे लैंड बॉर्डर की बात करें, फेंसिंग की बात करें, तो वो काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया क्योंकि उनके संबंध भारत के प्रति बहुत अच्छे थे। तारिक रहमान का अगर हम पहले की बात करें, उनके पहले टेन्योर की बात करें, जब शेख हसीना माफ़ कीजिए, जब खालिदा जिया जब सत्ता में थी, तो उस टाइम बीएनपी और जमात एक साथ सत्ता में थे। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में, उसको दूर करने के लिए भी उनको कदम उठाने होंगे। तो चैलेंजेस बहुत हैं और अगले 5 साल में उन्होंने जॉब क्रिएशन के भी कई वादे किए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें सिर्फ माइनॉरिटीज़ की, तो जाहिर तौर पर भारत ने ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ बल्कि जो भारतीय इंटरेस्ट वहाँ पर हैं, चाहे डिप्लोमेट्स हों, चाहे प्रोजेक्ट्स हों, उनको वापस से शुरुआत करने के लिए पहल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पिछले 1.5 सालों के अंदर ये संबंध पूरी तरह से बिखर गए थे। तो ऐसे में शुरुआत इस ट्वीट से अगर हम देखा जाए जो पीएम मोदी ने आज किया है, तो ये रिश्तों को सुधारने की एक नई पहल हो सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से दोनों तरफ के जो ट्रेड है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। और हालांकि जो यूनुस सरकार ने जब माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए हैं, तो यूनुस सरकार ने कहा है कि भारत जो है वो एक प्रोपेगेंडा मशीन चला रहा है, वो झूठ की फैक्ट्री चला रहा है। लेकिन जो इंसिडेंट्स हमने खुद वहाँ के मीडिया में देखे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं थे, खासतौर से हिंदू समुदाय। और आपको ये भी याद दिला दें अंशिका कि अब से करीब 1 महीने पहले, जहाँ तक मुझे याद है, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख समुदाय के लोगों ने जाके एक डेलीगेशन जाके मुलाकात की थी तारिक रहमान से, और उनको एक उनकी मांगे सौंपी थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो वो तभी से समझ में आ गया था तारिक रहमान जो है वहाँ पे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वो कदम उठाने के लिए तैयार है, और वो सत्ता में आते तो उनसे उम्मीद है कि वो इसे मजबूत करेंगे। भाई इस पर भी हम बात करेंगे कि तारिक रहमान से भारत को क्या उम्मीदें रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी आप ज़रूर बताइए। जमाते इस्लामी 11 दल का गठबंधन और बीएनपी कैसे मतलब टक्कर दिया गया, मतलब जमाते इस्लामी को, जो आप कह भी रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से लोगों के बीच रीच अच्छी रही है जमाते इस्लामी की, तो कहाँ पर वो फैक्टर काम नहीं आया जमाते इस्लामी को जो बीएनपी ने खेला कर दिया? देखिए, जमात इस्लामी इससे पहले कभी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। इससे पहले अगर इलेक्शंस की बात करें तो हर बार उनका जो मार्जिन बहुत सिंगल डिजिट में रहा है। इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि बताया जा रहा है कि 70 के आसपास सीटें वो जीत चुके हैं। वो पहली बार अब ये होगा कि जमात इस्लामी विपक्ष में विद अथॉरिटी बैठने वाली है। वो दबाव भी बना सकते हैं कि भारत के खिलाफ वो तारिक रहमान अगर कोई कदम उठाना चाहे तो वो विपक्ष के तौर पर दबाव बना सकते हैं। चिंता की बात यह है कि जमाते इस्लामी का जो काडर है वो पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। इन इलेक्शंस में उनको पूरी छूट मिली इसलिए क्योंकि उस टाइम में अवामी लीग जब बाहर हुई तो जो वो गैप क्रिएट हुआ उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जमात इस्लामी का हुआ है। और ऐसे में अब जमात इस्लामी जब सत्ता में आ गई है, और हमने जो कल ही एक बांग्लादेश की एक प्रोमिनेंट ऑथर तस्नीम नसरीन से बात भी की, तब भी उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और जो धर्मनिरपेक्षता है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को जो कि भारत विरोधी हैं,
जो प्रो पाकिस्तान है, क्योंकि लिबरेशन वॉर में भी हमको पता है कि जमात इस्लामी का क्या रोल रहा है। आरोप बहुत से उन पर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर जुल्म ढाए थे। तो ऐसे में जमात इस्लामी का क्या रोल रहेगा, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि अवामी लीग की वापसी फिलहाल नहीं होने वाली है। कल ही शेख हसीना का बयान भी इस चुनाव को लेकर आया, जहां पर उन्होंने कहा इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, इसमें कोई वोटर शामिल नहीं हुए थे और ऐसे में यूनुस को इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा चुनाव वहां पर कराए जाने चाहिए। आपने शेख हसीना का जिक्र किया, तो क्या तारिक रहमान शेख हसीना को लाएंगे, आपको लग रहा है कुछ? देखिए, ऐसा उनके रिलेशन जैसे नहीं? जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इलेक्शंस में या राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जब शेख हसीना की जब निकासी हुई थी बांग्लादेश से, उस टाइम में ना सिर्फ जेनजी बल्कि बीएनपी भी उस लड़ाई में, या यूँ कहें कि उनके अपोजिशन में बीएनपी भी खड़ी थी। उनको वहाँ से निकालने के लिए बीएनपी का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि शेख हसीना ने भी अपने टेन्योर में खालिदा जिया को जेल भेजा था। शेख हसीना की कई रैलियों में देखा गया है हुड़दंगबाजी करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल राइवलरी है। तो ऐसे में अगर तारिक रहमान वापस लेके आते हैं शेख हसीना, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत फार फेच्ड होगा। लेकिन हमने एक इंटरव्यू हमारे नेटवर्क पर ही एक इंटरव्यू कल खालिद जिया के बेटे ने, साजिद वाजेद ने एक इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि हम अप्रोच करेंगे बीएनपी को, उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हो सकती है। वो कब तक होगी, क्या होगी, वो पर्दे के पीछे रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से तारिक रहमान की वापसी हुई लंदन से, वो क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने शेख हसीना को मजबूर किया कि वो देश छोड़ के चली जाएं। तो ऐसे में उनके लिए एक राह क्रिएट की गई, उनके लिए रास्ता क्रिएट किया गया, ताकि वो वापस देश लौटें और चुनाव लड़ें और सत्ता में आए। तो ऐसे में क्या वो वापस जाकर अवामी लीग को स्ट्रेंथन करने के लिए शेख हसीना को वापस लेके आएंगे? ये बड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव सवाल उनके लिए हो सकता है। अच्छा, बीएनपी से भारत को क्या उम्मीदें करनी चाहिए? देखिए, पहला तो ये कि भारत चाहेगा कि सभी पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध अच्छे हों, क्योंकि अगर हम अपने वेस्ट की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश है, ईस्ट की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध वैसे ही बहुत ख़राब हैं। आतंकवाद का बड़ा मुद्दा रहा है। बांग्लादेश के साथ में जो हमने जो देखा है कि शेख हसीना ने बहुत से ऐसे ठोस कदम उठाए हैं आतंकवाद के खिलाफ और उन तत्वों के खिलाफ जो भारत विरोधी हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि तारिक रहमान भी भारत की सेंसिटिविटीज़ को, भारत की सिक्योरिटी और भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि संबंध भारत और बांग्लादेश के मजबूत हों, ट्रेड इम्प्रूव हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि एक तरफ जहां बांग्लादेश है, एक तरफ हमारा वेस्ट बंगाल भी है, तो जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होनी चाहिए। तो इस दिशा में किस तरह से दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकें, इसको लेकर भारत चाहता है कि कदम उठाए जाए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो भारत की रही है कि पिछले 1.5 सालों के अंदर बांग्लादेश का इंक्लिनेशन, जो झुकाव है, वो पाकिस्तान की तरफ रहा। वो भारत नहीं चाहेगा कि ऐसे मुल्क के साथ कोई भी दोस्ती करे या कोई भी वहां पर इस तरह के संबंध बढ़ाए जो कि भारत विरोधी हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स पर तो क्या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए ये पॉजिटिव संकेत है बीएनपी का आना सत्ता में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भले ही इलेक्शंस के अंदर अवामी लीग को बाहर रखा गया और इस पर सवाल भी खड़े किए गए कि ये इलेक्शंस फेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज सुबह आया, उससे ये साफ है कि बीएनपी का लौटना सत्ता में कहीं ना कहीं एक राहत की बात ज़रूर है, क्योंकि यूनुस सरकार के रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन अब ये मुमकिन है कि देश हित में जो भी होगा बांग्लादेश के, वो करेंगे। ऐसे में अगर भारत से, देखिए भारत सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश का, तो भारत से बैर रखकर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में संबंधों को सुधारने के लिए भारत ये उम्मीद करेगा कि तारिक रहमान पर्सनली संबंध बेहतर करे। अब ये भी देखना जरूरी होगा अंशिका कि जो पहला विदेश दौरा होगा तारिक रहमान का, वो कहाँ होता है। अगर वो भारत होता है तो इंडिकेशन साफ है कि भारत उनके लिए बहुत महत्व रखता है। ये सिर्फ पड़ोस की बात नहीं है। हमने रिसेंटली ये देखा कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूएस की बात करें, ट्रेड डील की बात करें, तो भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री है। आप उसको इग्नोर करके या दरकिनार करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चाहे वो ईयू के साथ ट्रेड डील हो, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, और हाल ही में अमेरिका ने एक मैप जारी किया था जिसमें अक्साई चीन और पीओके को भी इंडिया का ही हिस्सा दिखाया था। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत भारत के लिए ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर दिख रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बाकियों से कितने अच्छे बन रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर तारिक का पहला दौरा भारत का होता है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। अच्छा, पाकिस्तान पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा इस पर भी बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस वक्त सब कहते हैं पाकिस्तान का भाई है बांग्लादेश, ये पिछले 1.5 सालों में नैरेटिव बना है। देखिए, पाकिस्तान को चाहिए कि उसको ऐसा माहौल बने पूरे नेबरहुड में ताकि भारत विरोधी वो सेंटिमेंट क्रिएट हो। थोड़ा अगर हम पीछे जाते हैं तो
खबर ये थी कि चाइना जो है वो एक ग्रुपिंग बनाना चाहिए, कुछ देशों का ग्रुप बनाना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान होगा, चाइना होगा और बांग्लादेश होगा, और एक कंट्री का और नाम उसमें था। तो उस ग्रुपिंग को लेकर बात आगे नहीं बनी, लेकिन बाद में बांग्लादेश की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से प्रपोज किया गया बांग्लादेश को कि आप इस ग्रुपिंग में आइए। तो ऐसे किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा बांग्लादेश बनता है तो ये भारत के लिए, भारत के हित में नहीं होगा। भारत के हित में ये होगा कि एक वहाँ पर नॉर्मलसी बनी रहे, वहाँ पर एक मजबूत सरकार हो, लोगों की एस्पिरेशंस पूरी हो, लोगों के वादे पूरे हो, वहाँ पर कट्टरपंथ को बढ़ावा ना मिले। ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के हाथ से कहीं ना कहीं एक चाबी उनके हाथ से चली गई है, कि वो यूँ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब शेख हसीना को बाहर किया गया तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था उसको। पाकिस्तान ने कहा था ये एक नए ये भारत माफ़ कीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का एक नया आयाम है। तो ऐसे में अगर तारिक रहमान लौटते हैं और वो प्रो पाकिस्तान कदम नहीं उठाते हैं तो जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान की सेटबैक तो होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के दम पे और भारत को घेरने के लिए अगर उसको बांग्लादेश से हाथ मिलाना पड़ता है, वहाँ के पिछले दिनों में आपको ये भी होगा अंशिका याद कि पाकिस्तान से बहुत से लोग, यहाँ तक कि आतंकी संगठन से जुड़े लोग भी बांग्लादेश पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पर एक मजबूत सरकार आए जो ऐसे एलिमेंट्स को काबू में रखे। खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन काबू में रखें, ताकि भारत विरोधी सेंटीमेंट जो वहां पे पिछले कुछ दिनों में बना है उसको कंट्रोल किया जा सके, और साथ ही साथ भारत के साथ संबंध बेहतर करने के लिए जो भी उचित कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर तारिक रहमान, वैसे तो लगभग तय है प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन फिर भी अगर वो बनते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत हो सकता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे अंशिका, कि पिछले 1.5 सालों के अंदर बांग्लादेश की लगातार एक मांग रही है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए, और भारत ने साफ कर दिया ऐसा नहीं होगा। रिक्वेस्ट भारत को मिली है और भारत उसको भी एनालाइज कर रहा है, जो कि टेक्निकल मामला है। लेकिन ऐसे में प्रत्यर्पण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस प्रत्यर्पण को लेके तारिक रहमान का क्या रुख रहता है ये भी निर्भर करेगा, क्योंकि जो चीज़ें डिरेल हुई है वो इस बात को लेके हुई है कि बांग्लादेश की तरफ से लगातार कहा गया कि भारत ने शरण दी है शेख हसीना को, ये बात गवारा नहीं थी बांग्लादेश को। तो ऐसे में तारिक रहमान का शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर क्या होगा, इस पर बहुत बातें निर्भर वाली बात होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहावत है उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश के तो जाहिर सी बात है वो भारत के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है, और अब क्योंकि बम्पर जीत BNP ने हासिल की है, ऐसे में देखना होगा क्या कुछ बदलाव अब आने वाले समय में बांग्लादेश में होते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।